एवरीवन, वेलकम टू द चौहान विजन। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र प्रदीप चौहान आपके सामने करंट अफेयर कर रहे हैं। ठीक है, जो 13-14 अगस्त की है। मैं आशा करता हूँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कोई इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, तो इन शॉर्ट में हमारा मकसद क्या रहेगा कि सिंपल सा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज़पेपर में से आए हुए हैं उनको ध्यानपूर्वक देखें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है उसको याद रखिए और एग्जाम्स में आए और तुरंत आपके दिमाग में क्लैश हो और क्लैश होने के बाद आप राइटेशन लगा के मार्क्स ले। नया संवर्धन मिशन क्या है? ठीक है, तो भारत सरकार ने अमेरिका टैरिफ कर में भारी बढ़ोतरी के प्रभावित भारतीय उद्योग को राहत देने के लिए ये मिशन शुरू किया है। इसका मकसद भारत के निर्यात को बढ़ावा देना और वैश्विक बाजार में भारतीय कंपनियों को मजबूत करना है। भारत सरकार ने अमेरिका टैरिफ टैक्स में भारी बढ़ोतरी में से प्रभावित भारतीय उद्योग को राहत देने के लिए सही बातें करना चाहिए। क्यों? रीज़न इज सिंपल काइंड ऑफ थिंग्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दैट। कि जैसे एक आर्मी में जो उनका जो कप्तान होता है, ठीक है, वो एक भूमिका बनाता है ऐसे पिता की, भाई उसका जो लेफ्टिनेंट है, जो उसका जो उस टाइम पे जो मिशन करते हैं उसकी बातों को मानना होता है, चाहे वो कुछ भी बोले उसकी बात को मानना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही सेम काइंड ऑफ थिंग दैट उसी समान है कि एज अ इंडियन गवर्नमेंट जो भी करती है देखी करती है ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, शुरुआत 1 फरवरी 2025 को बजट 2000, ठीक है, तो 2250 करोड़ की घोषणा की गई थी। जो नोडल इसका जो मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, कौन कौन क्षेत्र प्रभावित हो? वस्त्र, रसायन, चमड़ा, जूट। ये जो कुछ चीज़ें हैं जो मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत आती है, ठीक है, ये प्रभावित हुई हैं। और प्रश्न निकाल लेते हैं। ठीक है, और निर्यात का प्रोत्साहन किया गया। निर्यात करने वाले को आर्थिक सहायता देने का आसान ऋण निर्यात निशान, ठीक है, भारतीय सामानों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचाना है। ठीक है, अन्य उपाय क्या है? एमएसएमई कॉमर्स के निर्यातों की सहायता, नए मार्केट ढूंढना, नए उत्पाद बनाना, देशी स्टोरेज में सुविधा बनाना ताकि आपूर्ति सुचारू हो। मेड इन इंडिया उत्पाद विदेश में प्रचार करना, व्यापार प्रक्रिया आसान बनाना, जीएसटी के साथ तालमेल करना। ठीक है, व्यापार प्रक्रिया को आसान बनाना जिससे जीएसटी का तालमेल हो सके। मेड इन इंडिया को प्रचार विदेशों में ज़्यादा प्रचार हो, देशों में स्टोरेज सुविधाओं में बनाना ताकि आपूर्ति सुचारू हो। ठीक है, और सामुदायिक संसाधन अधिकार CFRR क्या है? जिस पेपर 2 में सामाजिक न्याय क्या है? CFRR ये वन अधिकारी अधिनियम FRA 2006 की एक धारा है जो जंगल में रहने वाले समुदायों को उनके पारिवारिक जंगल में अधिकार देती है। हमारा सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू कि जो जितने भी ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं उनके अधिकारों के लिए है। ठीक है, CFRR। और कानून के अंदर क्या है? धारा 3 के एक क्लॉज 1, ठीक है, 3 के क्लॉज 1 के फर्स्ट के तहत समुदाय का उनके पारंपरिक वनों की देखभाल, सुरक्षा और प्रबंधन का अधिकार रहता है। ठीक है, मुख्य विशेषता क्या है? आसान शब्दों में अगर बात करें तो वो है समुदाय को जंगल का मालिकाना हक मिलना चाहिए, मिलता है ताकि वे उसका संरक्षण कर सके। ठीक है, लोग लकड़ी का औषधि, फल, फूल, सब्जी आदि प्रकार कर सकते हैं लेकिन सतत सस्टेनेबल तरीके से। ग्राम सभा के निर्णय को शक्ति प्रदान मिलती है, सरकार नियंत्रण को कम करने के लिए भागीदारी बढ़ाता है। इसके वनों का संरक्षण स्थानीय आजीविका को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, मुख्य बातें क्या इसमें? मुख्य बातें क्या? आदिवासी, एसटीज और पारंपरिक प्रवासी OTFTS के जंगल के जमीन पर अधिकारों को पा सकते हैं जहाँ वो रहते हैं और खेती करते हैं। मतलब जहाँ वो रहते हैं खेती करते हैं वहाँ पे उनको मिल सकती है उनकी ज़मीन की आधिकारिक रूप से। गाँव के ग्राम सभा के जंगलों में देखरेख, सुरक्षा और पूर्ण जीवन का पूरा हक होता है और वे एक स्थानीय स्थान की तरह काम करते हैं। स्थानीय योजना क्या है? ग्राम सभाएं अपनी ज़रूरतों के अनुसार जंगल के लिए योजना बनाती है, जैसे कि आजीविका, जैव विविधता की रक्षा, पुनर्वास करना। ठीक है, और योजना सरकारी योजनाओं से मेल खाती है लेकिन सरकार नियंत्रण में नहीं। ठीक है, आजीविका, जो लोग जंगल में वाली चीज़ें जैसे कि बांस, शहद, जड़ी बूटी आदि इकट्ठा कर सकते हैं उन्हें बाजार में बेच सकते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यह है, अधिकार स्थानीय लोगों के पर्यावरण दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखता है। इससे लोगों को अवैध जंगल कटाई, खनन, जबरन विस्थापन को भी सुरक्षा मिलती है। इसमें शैक्षणिक
विश्वविद्यालय में शैक्षणिक स्वतंत्रता का सरल शब्दों में, ठीक है, जो है शिक्षा विश्वविद्यालय की सिर्फ पढ़ाई लिखाई के अंदर नहीं होते, बल्कि वे नए विचार, खोज, सवाल और समाज को बदलने के लिए सोच भी जन्म लेते हैं। शिक्षकों और छात्रों को खुलकर सोचने और बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, ताकि वे समाज और विज्ञान से जुड़े हुए मुद्दों पर रिसर्च कर सकें। तो सरकार बाहरी दबाव पर आज़ादी कम होती है, तो इससे उसका असर केवल विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरा समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति से प्रभावित होता है। शैक्षिक स्वतंत्रता, एकेडमिक फ्रीडम कोई साधारण शैक्षिक मुद्दा नहीं है, ये लोकतंत्र मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। मतलब सिंपल सी बात है, शैक्षणिक स्वतंत्रता, एकेडमिक फ्रीडम मिलनी चाहिए, जो कि साधारण शैक्षणिक मुद्दा नहीं हो, ठीक है, लेकिन जो लोकतंत्र के मजबूत के लिए बहुत जरूरी है। विश्वविद्यालय में नई खोज, नीति निर्माण और तकनीक विकास के इंजन होते हैं। अगर उनकी आज़ादी छीनी जाती है तो देश का विकास भी रुक सकता है। विश्वविद्यालय की भूमिका सामाजिक रूप से विश्वविद्यालय समाज में जन चेतना, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने का काम करते हैं। वहाँ के विद्वान प्रोफेसर सार्वजनिक बहस इसमें भाग लेते हैं और समाज को दिशा में देने वाले बुद्धिमत्ता राय रखते हैं। सरकारी रूप से क्या है, वे सरकारी नीतियों की जिम्मेदारी तय करने की, यानी अगर कुछ गलत कर रही है तो उसकी समीक्षा और आलोचना करना भी उनका कर्तव्य है। स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक मामलों में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन उनकी जवाबदेही छात्रों और समाज के प्रति होनी चाहिए। सिंपल स्वतंत्रता के सब जिम्मेदारी, अगर सिंपल सी बात है, एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको गवर्नमेंट, अगर आप गाड़ी चलाना जानते हो, ठीक है, और गवर्नमेंट आपको अधिकार दिया गाड़ी चलाने का, तो गवर्नमेंट गिव यू द DL, ड्राइविंग लाइसेंस, तो इसका मतलब ये नहीं है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी है तो तुम इस गाड़ी से किसी की स्वतंत्रता छीन लो। स्वतंत्रता आपकी तब तक है जब तक आप किसी और की स्वतंत्रता नहीं छीन सको। जहाँ तुमने किसी दूसरे की स्वतंत्रता छीनी अपने आप को दिखाने के कि मेरी स्वतंत्रता में कहीं जहाँ मर्जी गाड़ी चलाऊंगा, गाड़ी चलाने के बोला, उसकी छाती पे गाड़ी नहीं चलाने के बोला कि तुम किसी की छाती पे गाड़ी चला दो, ठीक है। तो इस चीज़ को स्वतंत्रता पूरी जिम्मेदारी के साथ करो, ठीक है। गाड़ी चला रहे हो तो आपकी गाड़ी है, DL भी रहेगा, गवर्नमेंट ने दे रखा, लेकिन डजंट मैटर दैट कि यू विल किल समवन एल्स फॉर सेकिंग ऑफ दैट की शो ऑफ दैट, मेरी गाड़ी मेरे DL था, नो वन कैन स्टॉप टू अस, ठीक है। तो उस चीज़ को फोकस होकर करके चीज़ें, जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। मतलब बोलते हैं हथियार जिम्मेदार व्यक्ति, मतलब हथियार किसको, एक जिम्मेदार व्यक्ति को देना चाहिए, है कि नहीं। शादी वादी में अब जिसे कोई पकड़ा देता हूँ कि दिखाता हूँ मामा चाचा फूफा, मैं भी चला के देखूँ, और वो चलाने के चक्कर में ऐसे चलाता है कि किसी की छाती पे लगा रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिवॉल्वर या फिर आप कोई फैमिली मेम्बर कोई फौज में है तो उनकी बंदूक ले ली और दिखाओ चाचा मामा करके रिक्वेस्ट करके, और फिर तुम किसी की छाती पे चढ़ा दो। रिसेंट में भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आई थी कि भाई ऐसी शादी में ही बंदूक चला रहे थे, सीधा दूल्हे के छाती में लग के गई, ठीक है। तो जिम्मेदारी के साथ खिलौना देना, खिलौना ना समझे ये जानलेवा हथियारों को, ठीक है। विश्वविद्यालय को शैक्षिक मामले में स्वतंत्र मिलनी चाहिए, लेकिन उनकी जवाबदेही छात्रों और समाज के प्रति होनी चाहिए, ना कि सीधे सरकार के प्रति। विश्वविद्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था, गवर्नेंस ऐसी होनी चाहिए जो कि पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंस हो और अकाउंटेबल हो, ठीक है। अकाउंटेबल होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्यों दी गई थी, ऐसे प्रोसेस। सरकारी फंडिंग जरूरी है, लेकिन ये फंड राजनीतिक नियंत्रण का माध्यम नहीं बनना चाहिए। जवाबदेही के सही तरीके, विश्वविद्यालय की रैंकिंग, सार्वजनिक प्रदर्शन का मूल्यांकन, स्वतंत्रता विशेष जवाबदेही की सुरक्षा, ये सब मदद करते हैं कि, लेकिन सरकार का सीधा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो दुनिया भर में क्या हो रहा है, अर्जेंटीना, हंगरी, तुर्की जैसे देश में सरकारों ने विश्वविद्यालयों की आज़ादी को सीमित किया है, मतलब विश्वविद्यालयों की आज़ादी को सीमित करा है। वो सोचने वाली बात है, उन्होंने क्या कुछ देख के करा होगा कि सीमित क्यों करा, मतलब लिमिटेशन क्यों लगाई है, ठीक है। एक लिमिटेशन ये तो पॉसिबिलिटी कि भाई सपोज करते हैं कि लिमिटेशन इस वजह से लगाई है कि देखो हर एक स्कूल्स का अपना एक कल्चर है, उसके एक कल्चर, उसका एक लिमिटेशन, उसके एक बाउंडेशन, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं दैट नो वन कैन ब्रेक, ठीक है। उस चीज़ को कोई नहीं तोड़ सकता, ठीक है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता तो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, सिंपल। और जहाँ बोला गया है कि भाई जहाँ बोला गया कि आपको इस ड्रेस कोड में आया तो आपको इस ड्रेस कोड में आना है, डजेंट मैटर कि मुझे ये पहनना है वो पहनना है, मैं एक्स्ट्रा ये पहनूंगी, है कि नहीं। कुछ बच्चे पास टाइम में अगर देखोगे तो कुछ बच्चे ऐसा तो हो जाते, मेरे टाइम की बता रहा हूँ, लाइक 16-17 की बात है, ठीक है, 16-17-18 की बात है, कि पैंट नैरो वैरो पैंट होती थी ना, पैंट अपने स्कूल की पैंट होती है, पॉल बॉटम लगता है, अमिताभ बच्चन जैसी पैंट देता है यार, अजीब से लगे ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करते हैं भाई, कि उस पैंट को ली 15-16 मोरी करवाई हमने, मोरी नैरो बिल्कुल बोला फिटेड होना चाहिए बिल्कुल कहता ही। तो भाई हमें पकड़ देते थे भाई कि भाई किसकी फिट है, भाई प्रिंसिपल क्लास में जाके चेक कर रहा है पैंट नैरो है कि नहीं है, और फिर उठा रहा है और मार रहा है। तो मतलब कि बोले कि नैरो पैंट से क्या दिक्कत होनी चाहिए, हम तो पढ़ते थे हम दिमाग से है कि नहीं है, तो उस टाइप से थोड़ा ये है, ठीक है।
तो हम अर्जेंटीना हारे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इशू हुआ होगा जहाँ उन्होंने लिमिटेशंस करी है, ठीक है, कि इस चीज़ को नहीं करना, ब्रेक नहीं करना, ये गलत है, ठीक है। और चीन और रूस जैसे तानाशाही वाले देशों में स्थिति और भी सख्त है, खास करके समाजशास्त्र और मानविकी जैसे विषयों में। हालांकि चीन में एक विरोधाभास है, उनके राजनीतिक नियंत्रण, फिर भी उनके कुछ शीर्ष विश्वविद्यालयों में उच्च गुणवत्ता वाली पढ़ाई की रिसर्च होती है। अमेरिका जिसे शैक्षणिक स्वतंत्रता का गढ़ माना जाता है, वहाँ पे हाल के वर्षों में सरकार द्वारा फंडिंग में कटौती और हस्तक्षेप देखने को मिले। बाहर तो बाकी दुनिया के रास्ते क्या है, पूरी शैक्षणिक, वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, साथ ही भी समाज के प्रति जवाबदेही भी रहे। मतलब कि सिंपल सी बात है, अगर आप ऐसी कुछ चीज़ें कर रहे हो जो कि लिमिटेशंस को क्रॉस कर रही है, तो यू विल हैव टू से समथिंग अबाउट दैट, कि आपने ये क्यों करा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, ठीक है। तो ये संतुलन आगे बढ़ने का सही रास्ता है। एशिया में प्रभाव की लड़ाई और युद्ध में ड्रोन का विशेषता है, ठीक है। शब्दों में बात करूँ, जीएस पेपर 2 में अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस, ड्रोन का बढ़ता महत्व। 2020 के नारगोनो कराबाग युद्ध में पहली बार साफ देखा गया कि ड्रोन हथियार निकाल लेते हैं अपना, तो ड्रोन देखा गया है कि यूएवी युद्ध का रुख बदल सकता है। कैसे? ड्रोन के दुश्मन पर सटीक हमले के लिए निगरानी से भी अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। दक्षिण एशिया में ट्रेड बढ़ रहा है, और ताकि ऑपरेशन सिंदूर ड्रोन में कई तरह से भूमिका निभाई है। ऑपरेशन सिंदूर में बहुत से ड्रोन देखे गए हैं अपने, और सोने पे सुहागा ये है कि हमें अमेरिका भाई साहब बोल रहा है कि हमने पाकिस्तान को स्वाइट करवा दिया, चुप करवा दिया है, ठीक है, हमने वो करवा दिया। आफ्टर दैट वही बंदा जो ट्रीटी है, सीज फायर की ट्रीटी तोड़ रहा है, हमारे जो देश में दोबारा से ड्रोन फेंक रहा है। तो मतलब देखो ना कितनी सोच कहाँ जा रही है। पहले मना कर रहा है कि नहीं, वी एक्सेप्ट दैट, वी डोंट वांट जस्ट फाइट विद द फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट दे विल डू those kind of thing, even they not follow the process of protocol of the ceasefire of international nations, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका में भी ये ट्रेड बढ़ रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन की तरह की भूमिका दी गई है, ठीक है। भारत की स्थिति और जरूरत। 2024 भारत ने अमेरिका में 31 MQ-NB रिपियर ड्रोन स्काई गार्जियन और सी गार्जियन मॉडल खरीदे। देखो कभी कभी आ सकता है 31 MQ-NB क्या है, रिपर क्या है, ठीक है। तो उसका मकसद है समुद्री जलों को बेहतर निगरानी करना, ठीक है। भारत में पाकिस्तान और चीन की सीमाएं पर क्या ऊंचाई वाले इलाकों में निगरानी करना बहुत आसान हो जाता है। सटीक हमले के लिए एडवांस ड्रोन सिस्टम की जरूरत है। भारत मौजूदा स्थिति में क्या, अभी भारत इसराइल के हैरोप और हेरॉन ड्रोन का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक नहीं है, ठीक है। अमेरिका की बात हो रही है, हैरोप और हेरॉन ड्रोन यूज करता है। ये आ सकता है कि हेरॉन और हैरोप क्या है, ठीक है, लेकिन दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक नहीं है। अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देशों में ड्रोन तकनीक के लिए निर्भर होने से भारत ने आत्मनिर्भर बनने की जरूरत महसूस किया। सिंपल सी बात है कि भाई वी डोंट वांट टू जस्ट डिपेंड ऑन एनी अदर कंट्री। आज तो अच्छे संबंध है, कल हमारे अच्छे हुए ही ना हुए, ठीक है। और जिस सपोज करो हमारे किसी देश से अच्छे संबंध है, अगर हमने उससे ले देखा, तो ही नोज और शी नोज, मे बी एनी कंट्री और एनी कंपनी नोज अबाउट दैट कि विच काइंड ऑफ द लुक फॉर दैट अपने ड्रोन कैसे, क्योंकि हमसे खरीदे, हमें पता है कि इससे कहाँ पे हमें क्या करना है। हम सैटेलाइट से कुछ भी कर सकते हैं कि नहीं, वो चिप लगाते भी डोंट नो अबाउट दैट को। तो ये छोटी छोटी बातें हैं तो ध्यानपूर्वक रखिए। इससे अच्छा है कि खुद ही निर्भर रहो अपने ऊपर, ठीक है। टेक द टेक्नोलॉजी एंड जस्ट बिल्ड योर ऑन, सिंपल है कि नहीं है। तो अमेरिका, इसराइल और यूरोपीय देशों में ड्रोन तकनीक के लिए निर्भरता होने से भारत में आत्मनिर्भर बनने की जरूरत महसूस की है। सेक्शन बदेश के अमेरिका का ड्रोन निर्यात बाजार में 8% का हिस्सा था। मुकाबले के चीन और तुर्की बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, सस्ते और प्रभावित ड्रोन बना रहे हैं, ठीक है। भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत को खुद के बनाए गए मिशन ड्रोन, फिक्स विंग यूएवी का बड़ा सप्लायर बनना चाहिए, सही बात है। इससे वियतनाम, फिलीपींस और ताइवान जैसे देशों के लिए ज़रूरत पूरी हो सकेगी। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, देखो ये जितने भी है वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, ये जो नेशंस है ना कहीं इनको इन्फ्लुएंस करता है, कहीं ना कहीं चाइना इनको कहीं ना कहीं प्रेशराइज करता है। और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इम्प्लीमेंटेशन करवाता है ज़बरदस्ती, वो दे डोंट एक्सेप्ट बट तो जापान चाइना तो चाइना है, ठीक है। इसी वजह से तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट लेते हैं किस इंडिया का, इसलिए। तो चीन की आक्रामकता की वजह से इन देशों के समुद्र की निगरानी की ज़्यादा ज़रूरत है। भारत अपने इजराइल के साथ सहयोग और उत्पादन को अनुभव को इस्तेमाल करके और घरेलू ड्रोन का उत्पादन करके बढ़ा सकता है, आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। इंडो पैसिफिक ड्रोन बाजार में भारत के लिए अवसर क्या है। इंडो पैसिफिक भारत प्रशांत क्षेत्र में ड्रोन यूएवी तकनीक की मांग बढ़ रही है। भारत के पास ये अच्छा मौका है कि वह इस क्षेत्र में ड्रोन को बनकर सप्लाई करे, लेकिन इसके लिए भारत को ये समझना होगा कि इस क्षेत्र की सुरक्षा जरूरत क्या है, उसके लिए अनुसार ड्रोन तैयार करने लगेंगे। भारत में चीन के खनन, माइनिंग दबदबे की चुनौती क्या है। पिछले 20 सालों में चीन ने अमेरिका में बहुत सी बड़ी माइनिंग कंपनी चलाई है और संसाधनों में कब्जा किया है, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अफ्रीकी सरकारी जनता अब जागरूक हो गई है। वह जब
वे अब चाहती है कि उनके देश में ज़्यादा फायदा मिले। चीन ने वादे किए थे लेकिन निभाए नहीं। चीन जैसे कि स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग देना या अच्छी सड़कों सुविधा को निर्माण करना। अब अफ्रीका देश चाहते थे कि वे खुद अपने संसाधन पर ज़्यादा नियंत्रण रखें। चीन के साथ बेहतर शर्तों पर समझौते किया गए। कुछ दिक्कत क्या है? DRC कोंगो, ठीक है, पूरी दुनिया के 80% कोबाल्ट का उत्पादन यही होता है जो कि बैटरियों में इस्तेमाल होता है। पहला पॉइंट, चीन ने इसके बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर रखा है। दूसरा पॉइंट, अब कांगो सरकार चाहती है कि इसे एक व्यापार में 70% का हिस्सा मिले, पहले 32% था। अब एक चीनी कंपनी का आरोप कि उनकी रिश्वत लेकर लिथियम खदान खरीदे लेकिन वादा किए गए प्लांट नहीं है। चीन की एक कंपनी ने लिथियम प्रोसेसिंग प्लांट में 300 मिलियन निवेश किया। पर्यावरण की चिंता की वजह से एक चीनी कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया, ठीक है। और निचोड़ कर निकलता, अब अफ्रीका देश चाहते हैं कि उन संसाधनों का असली फायदा उन्हें ही मिले और चीन के पुराने दबदबे की चुनौती मिल रही है। भारत के लिए भी सीख है कि अगर वह अफ्रीका और अन्य देश में निवेश करे तो पारदर्शी स्थानीय फायदे और पर्यावरण पर ध्यान रखना जरूरी है। ऐसे छात्रों की छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप क्या है? सरकारी योजना जिन्हें राज्य सरकार के साथ मिलकर चलाई जाती है। फंडिंग ऐसे केंद्र और राज्य में मिलकर खर्च होता है। सामान्य खर्चों में 60% केंद्र, 40% स्टेट्स। पूर्वोत्तर राज्य में 90% केंद्र और 10% स्टेट। क्यों? रीजन क्या है? वो थोड़ा एक सेंसिटिव जोन है इसमें से, ठीक है। उद्देश्य अनुसूचित जाति SC/ST बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद, अच्छी बात है, ठीक है। छात्रवृत्ति का प्रकार पूर्व मैट्रिक मतलब प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, मतलब मैट्रिक मतलब 10वीं के पहले कि 9 से बाद 10वीं तक के बच्चों को मिलती है। लेकिन SC के ये अगर माता पिता अस्वच्छ और खतरनाक काम जैसे मेला ढोना का काम करते हैं तो छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10 तक मिल सकती है, ठीक है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 1 से 10 की पढ़ाई के लिए दी जाती है, 11वीं की 12वीं के लिए पोस्ट मैट्रिक। पात्रता 2.5 लाख से कम होनी चाहिए माता पिता की। और ST के लिए क्या है? जनजाति की 4.5 लाख तक की बढ़ा दी गई है। जनजाति मंत्रालय की सोच रहा है कि आय सीमा 4.5 लाख बढ़ा दी जाए ताकि SC छात्रों का लाभ हो सके। SC/ST OBC NDT ND छात्रों के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय भी इसी तरह की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रहा है। संसदीय समिति की सिफारिश OBC छात्रों के लिए आय सीमा दोगुनी हो जाए। प्री मैट्रिक और कक्षा 5 से शुरू की जाए, अभी बाद में शुरू होगी। और दूसरा बोला समरी के सिंपल पॉइंट्स में SC/ST को मदद मिल रही है, छात्रवृत्ति दी जा रही है, ये केंद्र और राज्य मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का खत्म हुआ ही है। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कोई दिक्कत तो मैसेज करें, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट एनीथिंग दैट। क्या हुआ बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसलिए जून 2025 चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ने एक विशेष गहन परीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR शुरू किया है। क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन्स, ठीक। इलेक्शन कमीशन क्या है? इसमें लोगों को जन्म और नागरिकता के प्रमाण डॉक्यूमेंट मांगे गए। दिखाओ भाई कहाँ से आए हो, कहाँ से नहीं आए, ठीक है। और फिर इसमें लोगों को जन्म मांगे गए हैं। इस प्रक्रिया में 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। 65 लाख, इस प्रक्रिया से 65 लाख वोटर। इससे बिहार के कुल मतदाता वोटर 7.89 करोड़ से घटकर 7.24 हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप या इंटरवेंशन के सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कुछ जरूरी आदेश दिए। जिन लोगों के लिए नाम हटाया गया उनकी सूची लिस्ट सार्वजनिक की जाए और उन्हें नाम हटाने के कारण मृत्यु दोहराव बयान भी बताएं कि कहाँ रखा, कहाँ रखा, ठीक है। आधार कार्ड की एक वैध पहचान पत्र ID के रूप में स्वीकार किया जाए। और प्रवासी माइग्रेट जो मतदाता की समस्या है प्रवासियों की, देश के अंदर रहने वाले प्रवासी लोग जैसे मजदूर हो गए, ठीक है, जैसे मजदूर हो गए, काम करने वाले हो गए, राज्य के शहर में आते हैं, अभी मतदान करने में मुश्किल झेलते हैं। उन्हें अपनी पंजीकृत जहाँ के नंबर वोटर लिस्ट में है वहाँ पर आकर अपना वोट डालना होता है, जो महंगा और कठिन होता है। इससे वोटिंग का प्रतिशत कम हो जाता है। इससे विशिष्टता के भारत के अपने स्थानीय जरूरतों को अनुसार एक सस्ता, पारदर्शी, सुरक्षित बनना चाहिए, ना कि सिर्फ विदेशों के मॉडल पर बनना चाहिए, ठीक है। और चुनाव इलेक्शन भारत में एक स्थायी रूप से संवैधानिक निकाय है। इसका काम है कि लोग राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में सही ढंग से काम करना। और इस पहले सिर्फ मुख्य चुनाव सिर्फ चीफ इलेक्शन कमीशन होता था, अब 3 सदस्य होते हैं। पहले इसमें सिर्फ मुख्य चुनाव होता, मतलब वो ये फिर बाद में से 3 जोड़े गए थे। इसका मुख्य उद्देश्य है स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव कराना, जो कि भारतीय लोकतंत्र में बुनियादी है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 2023 में नया कानून हुआ है। 2023 में नया कानून मुख्य चुनाव आयुक्त इस प्रकार है। अब चुनाव आयुक्त नियुक्ति के लिए चयन समिति बनाई जाए जिसमें शामिल प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री हो, ठीक है, और एक लोकसभा के विपक्ष नेता हो। आम चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए समिति बनेगी, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा के विपक्ष नेता, जो अभी राहुल गांधी, ठीक है। विवाद क्या है? विपक्ष का कहना कि इस समिति में सरकार के पास 2 सदस्य और विपक्ष के 1 सदस्य
मतलब मेजॉरिटी की इसकी समझ जाओ, बच्चों को इशारा काफ़ी है, बाकी समझ जाओ। इसलिए 2.1% का अनुपात होगा, जिससे कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि सरकार पर ज़्यादा प्रभाव हो जाएगा। सही बात है। नामिया में भारत का नए कूटनीतिक दृष्टिकोण। प्रधानमंत्री मोदी जुलाई 2025 की यात्रा पर नामिया की संसद को संबोधित किया। भाषण में उन्होंने कहा, नामियाई कवि की जिक्र किया, स्थानीय पौधों को जानवरों जैसे जिम्ब्रेक की बात की, ओशिम बाम्बो भाषा में भी संवाद किया। लोगों में आत्मीय और जुड़ाव महसूस हुआ। भारत ने दिखाया कि वह पश्चिमी देशों की तरह सिर्फ मदद देने के लिए बल्कि स्थानीय समृद्धि मनाने में आया है। ठीक है, सॉरी, भारत ने दिखाया कि वह पश्चिमी देशों की तरह सिर्फ मदद देने नहीं बल्कि स्थायी साझेदारी बनाने आया है। भारत का कूटनीतिक दृष्टिकोण का हिस्सों में साझा किया। भारत में नामिया और स्वतंत्र आंदोलन में समर्थन दिया। दोनों देशों के उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष का इतिहास है। वर्तमान में से भारत नामिया के बीच $800 बिलियन का व्यापार होता है। अफ्रीका में भारत के $12 बिलियन का मदद। भविष्य की नीति क्या है? शिक्षा, तकनीकी, युवाओं को विकास पर जोर दिया जा रहा है। इंडिया नामिया IT सेंटर। भविष्य की योजना हो सकती है। भारत अब विज्ञान आधारित साझेदारी बना रहा है। नामिया ने भारत की UPI प्रणाली को अपनाया, जो कि एक बड़ी जटिल उपलब्धि है। ये केवल तकनीक नहीं बल्कि भारत के प्रशिक्षण और अनुभव को दुनिया तक पहुँचाने के लिए तरीका है, आगे का रास्ता। आगामी भारत अफ्रीका के शिखर सम्मेलन में भारत को इस रास्तों में सिर्फ प्रत्यात्मक नहीं बल्कि ठोस सहयोग बदलना चाहिए। भारत को क्या हो? भारत को चाहिए कि स्थायी नीति हो, संस्था का सहयोग हो, लगातार निवेश के जरिए नामिया जैसे देशों को मजबूत संबंध बनाया जाए। क्यों है नामिया महत्वपूर्ण? क्योंकि सिंपल सी बात है, नामिया पड़ता है एक ऐसे जोन में यहाँ पे रिसोर्सेज मतलब कि जैसे खनिज लवण ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, खनिज संपदा में ज़्यादा है। नई तकनीक में रुचि इस भारत के लिए एक वैश्विक साझेदारी बनेगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या है? भारत ने न्यायसंगत वैश्विक वित्तीय प्रणाली की मांग की, जो सबको साथ लेकर चलने वाली विकास मार्ग की तरह इशारा करती है। न्यायपालिका आत्मसमर्थन आसान भाषा में समझे तो क्या है मामला? चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2023 का नया कानून, जिससे कि चुनाव आयुक्त ने नियुक्ति प्रक्रिया बदल दी गई और उस पर सवाल उठाए। इस कानून के जरिए सरकार को चुनाव आयोग की नियुक्ति पर अधिक नियंत्रण मिल गया। न्यायपालिका का रुख कैसा है? सुप्रीम कोर्ट ने विवादित कानून पर रोक लगाने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस विवादित कानून पर रोक लगाने से मना कर दिया कि नहीं भाई, हम नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, इंटरफेरेंस। जैसे क्या हुआ कि कोर्ट के फैसले में सरकार ने ये नियुक्ति कर दी और लोकतंत्र निष्पक्षता चुनावी पारदर्शी न्याय से उठने लगी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन 2023 का नया कानून, जिससे कि चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया बदल दी गई है, उस पर सवाल उठे और इस कानून के जरिए सरकार को चुनाव आयोग की नियुक्ति पर अधिक नियंत्रण मिल जाएगा। किसको? सरकार को। और सुप्रीम कोर्ट में बोले कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से करो जो कर रहे हैं। ठीक है, संपादकीय चिंतक न्यायपालिका और लोकतंत्र की रक्षा में एक सहायक भूमिका होनी चाहिए थी, नहीं की। कोर्ट की निष्क्रियता ने संसद को सरकार की अधिक ताकत दे दी, जिससे कि संतुलन बिगड़ सकता है। इस बार न्यायालय ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कानून रोकने से इनकार कर दिया, जिससे कि चीफ इलेक्शन कमीशन, इससे कार्यपालिका को ताकत मिल गई और इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल उठे। आलोचकों का कहना है कि न्यायपालिका ने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से पीछे हटने का बर्ताव किया है। लेकिन अब क्या? 2023 का नया कानून, एक नए 2023 के अधिनियम प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री को ज़्यादा ताकत दी गई है, जिससे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की स्वतंत्र आवाज़ दब गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को रोकने से मना कर दिया, जिससे कि कार्यपालिका सरकार को तो ज़्यादा ताकत मिल गई और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे। लोगों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर शक होने लगा। कुछ तो गड़बड़ है। दया। डॉक्टर अम्बेडकर की चेतावनी। अम्बेडकर ने कहा था कि चुनाव आयोग की कभी सरकार की उंगलियों के नीचे नहीं आना चाहिए। क्या? अम्बेडकर ने कहा था कि चुनाव आयोग कभी भी सरकार की उंगलियों के नीचे नहीं आना चाहिए। देखेंगे आज ये कानून उसी डर को सच करता नजर आ रहा है। चुनाव आयोग लोकतंत्र को निष्पक्ष चुनाव की रीढ़ है। अगर इसकी नियुक्ति सरकार के हाथों में हो गई तो निष्पक्षता पर शक होगा, विपक्ष को नुकसान होगा और सत्ताधारी दल को फायदा होने का क्षण बन सकती है। दुनिया के अनुभव क्या है? वेनेजुएला, बोलिविया, इक्वाडोर जैसे देशों सरकार के चुनाव आयोग को नियंत्रित करने में काम में कर लिया है। ठीक है, इससे तानाशाही प्रवृत्ति बढ़ी और लोकतंत्र कमजोर हो गया। अब क्या करना चाहिए? अगर भारतीय न्यायपालिका आत्मसमर्थन सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं करती तो वह बहुसंख्यात्मक मेजॉरिटेरिज्म को बढ़ावा दे सकती है। निष्कर्ष क्या है? भारतीय न्यायपालिका की भूमिका सिर्फ कानून लागू करने की नहीं बल्कि लोकतंत्र को सुरक्षित करने की भी की है। उसे चाहिए कि निष्पक्षता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों की रक्षा करे, चाहे उसके लिए कार्यपालिका टकराव ही क्यों ना पड़े। सही बात है भाई, तुम किसके लिए बने हो? तुम वही चीज़ें नहीं कर पा रहे तो क्या फायदा सिर्फ। ठीक है, अगर रास्ता सिंपल से पुलिस वाले को बुलाया, पुलिस वाले को बोलो भाई हमारा सेटलमेंट करवा दो, पुलिस वाला बोलता है कि भाई मेरे बस की नहीं है, मेरे बस की नहीं है।
आई एम सॉरी। तो भाई जब तुम्हारा बस की नहीं है वो वाला प्रोसेस है भाई, आपको यू विल हैव टू अथॉरिटाइजेशन प्रोसेस, कि अगर दो व्यक्ति दो समुदाय लड़ रहे हैं तो आपको उसको वो सॉर्ट आउट करवा के उनका वो करना है, क्या करना है, मामला सुलझाना है। ये नहीं कि आप बोले कि मेरे बस की नहीं भाई, इतने बड़े बदमाश है, चाकू है, छुरी है, परमाणु है, ये है वो है, सब मैं कर नहीं सकता। मैं भाई यू विल हैव टू डू समथिंग फॉर दैट, यू हैव अथॉरिटेशन प्रोसेस एंड पावर यू हैव, इफ यू वांट डू सो हु विल डू, सिंपल। तो इसके कानून बदलाव और चयन समिति में फिर सीसीजे के मुख्य अनिवार्य बनाया गया। नागरिक समाज का रोल, लोगों की पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करनी चाहिए और अगर जरूरत हो तो सरकार के दखल का विरोधी भी करना चाहिए। संवैधानिक सुरक्षा की जरूरत, चुनाव आयोग को जैसी संस्थाओं को राजनीतिक प्रभाव से बचाने के लिए मजबूत संवैधानिक सुरक्षा का आवाज बनाना होगा। न्यायपालिका भूमि अदालतों को सिर्फ कानून की भाषा नहीं बल्कि लोकतंत्र की भावना और निष्पक्षता को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। इसको लोकतंत्र की भावना और निष्पक्षता को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। सहयोग, आंतरिक लोकतंत्र, राजनीतिक दल, स्वतंत्र मीडिया और सजग नागरिक समाज के सभी मिलकर सरकार की ताकत संतुलन बनाए रखें। एथेनॉल मिश्रण क्या है? सेकंड में एथेनॉल में लास्ट टाइम पढ़ा था, देखो मिश्रण क्या है, ब्लेंडिंग करके पेट्रोल में एथेनॉल गन्ने अनाज के जैविक ईंधन मिलाया जाए जिससे कि पर्यावरण को कम नुकसान हो, तेल आयात पर खर्च कम हो। सही बात है। भारत में 2025 तक भारत में पेट्रोल पर 20% मिलाने का लक्ष्य था, अब इसे 5 साल बाद इसको 25 में हासिल कर लिया, अच्छी बात है। 24 में एथेनॉल मिश्रण का 1.5% था, अब 20% हो गया। बदलाव के सरकार मजबूत प्रोत्साहन के लिए नीति समर्थन का संभव, सही बात है। इसके फायदे क्या होंगे? पेट्रोल का आयात पर निर्भरता घटेगी, कृषि उत्पाद जैसे गन्ना की मांग बढ़ेगी जिससे किसानों को लाभ होगा, पर्यावरण पर प्रदूषण कम होगा और जलवायु नियंत्रण में खिलाफ होगा। ठीक है। आर्थिक तौर पर वित्तीय, तेल का आयात पर असर, एथेनॉल की वजह से भारत ने अब तक के 1.40 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाई है। IOC और BPCL जैसे सरकारी तेल कंपनियों ने लाभ को 255% बढ़े 2025-22 से 23। किसको फ़ायदा हुआ? इससे सवाल उठता है कि फ़ायदा सबको बराबर मिल रहा है। कृषि पर्यावरण पर असर क्या है? गन्ने की बढ़ती मांग 24 में एथेनॉल का करीब 40 करोड़ लीटर था, जो कि 23-24 में सिर्फ 70 करोड़ लीटर हो गया। अब सरकार 9% गन्ना उत्पादन ईंधन बनाने में लग रहा है, सही बात है, अच्छी बात है। पानी की बाहरी खपत, गन्ना एक पानी प्रधान फसल है जो एक टन फसल के लिए 60 से 70 लीटर पानी चाहिए, जिससे खासकर महाराष्ट्र जैसे सूखा पहाड़ी क्षेत्रों में भूजल का दोहन बढ़ रहा है। ये भी है। लैंड डिग्रेडेशंस, भारत की 30% भूमि पहले से ही खराब स्थिति में है और बाद वाली फसल स्थिति को और बिगाड़ सकती है। ये भी है। खाद्य सुरक्षा पर 24-25 में सरकार ने 52 लाख टन का चावल का एथेनॉल बनाने के लिए आवंटन किया। 52 लाख टन चावल एथेनॉल बनाने के लिए यूज़ करा। साथ ही 24% मक्का उत्पादन में एथेनॉल के भी मोड़ दिया गया। मक्का घरेलू की कमी हुई है और भारत में 9.7 मिलियन टन का मक्का आयात करना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अमेरिका की चिंता क्या? भारत के एथेनॉल उद्योग अब वैश्विक ध्यान में है और अमेरिका में मांग की गई भारत एथेनॉल आयात पर लगे प्रतिबंध हटाए। अमेरिका ने मांग की कि भारत एथेनॉल आयात पर लगे प्रतिबंध को हटाए कि भाई इतना ही दे सकते हैं। भारत की नीति में अमेरिका के व्यापार विरोधी आरोप लगाया। भारत की नीति पर अमेरिका ने व्यापार विरोधी नीति का आरोप लगाया। एथेनॉल बनाम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, एथेनॉल मिश्रण का अब 700 लाख टन और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन में कमी आई जो पर्यावरण के लिए अच्छा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है अगर हम ज़्यादा से देर तक एथेनॉल पर टिके रहते तो भारत के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जैसे संक्रमण ट्रांजिशन के धीमा पड़ जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो एथेनॉल के बीच तुलना आसान शब्दों में बात करो, इन्वायरमेंट का पार्ट GS पेपर 3 पर्यावरण, ऊर्जा नीति, भू राजनीतिक, ईवी से ज़्यादा जलवायु लाभ मिल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत तेजी से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर EV को अपनाए, ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन में लड़ने से ज़्यादा फायदा होगा। और भारत की धीमी प्रगति है। 24 में भारत में सिर्फ 6.7% नए EV थे और भारत जबकि दुनिया के कई देश काफ़ी आगे थे। सरकार लक्ष्य है कि 2030 तक 30% नए वाहन EV हो, लेकिन इसे पाने के लिए अगले 5 सालों में EV की विकास दर 22% से ज़्यादा खड़ी होगी। EV अपनाने की चुनौती क्या? रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या है? EV में लगे बैटरी और मोटर के कुछ दुर्लभ खनिज जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट और नियोडियम, ठीक है, जरूरी होते हैं। भारत इन खनिजों के लिए मुख्य रूप से चीन पर निर्भर है। और क्या मुख्य रूप से चीन पर लिथियम, कोबाल्ट और नियोडियम। मारुति संकट क्या है? आपूर्ति संकट क्या है? अब मारुति सुजुकी जैसी कंपनी जैसे REE की कमी के कारण, ठीक है, आदि कमी, रेयर एन एलिमेंट्स, ठीक है, अर्थ एलिमेंट्स जैसे EV प्रोडक्शन के लक्ष्य कम पड़ रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा, भू राजनीति, जो पॉलिटिक्स का संबंध, सरकार अब चीन से बातचीत कर रही है ताकि इन खनिजों को सप्लाई कर पाए। इससे साफ है कि ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो पॉलिटिक्स वापस से जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो
ये भी ख़त्म हो गया है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और जैसे कोई दिक्कत होती है तो आप मैसेज कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं अपना मैसेज। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ चौहान विज़न में आपको आपका लिए जो आपका इम्पोर्टेंट पार्ट मिला होगा, और आने वाले टाइम में आपको और अच्छा डायरेक्शन बनेगा। धन्यवाद।